हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्केल में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं और टॉपिक है ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो दोस्तों ये सभी हमारे टेक्निकल के साथी हैं और आज हम इंटरव्यू से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मर इंटरव्यू में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होते हैं उन सभी के बारे में प्रॉपर लाइव बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर है क्या। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का काम है एक तरफ से इनपुट लेना और दूसरी तरफ देना, यानी वोल्टेज को ट्रांसफर करना। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे भाई वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। समझ रहे हो भाई आप लोग भी। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है दोस्तों, जिसमें हम प्राइमरी साइड में लो वोल्टेज दें और सेकेंडरी साइड में हमें हाई वोल्टेज मिले, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो दोस्तों यदि हम प्राइमरी साइड में 33 केवी या 11 केवी दें और सेकेंडरी साइड में हमें 440 मिले तो उस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम ट्रांसफॉर्मर के जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उन सभी के नाम क्या हैं, उनके काम क्या हैं, उन सभी के बारे में प्रॉपर लाइव समझेंगे। थोड़ा कैमरे को आगे ले आओ भाई, मुंह आ जाओ आप लोग भी। दोस्तों आज जिस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं 3150 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है और ये हमारे ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट है। केपीएलए पावर का ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है। इसके ऊपर आज हम प्रॉपर लाइव बताएंगे। यहां पर आप देख भी सकते हैं 3150 केवीए और 33,000 वोल्टेज और आउटपुट में ये हमें 433 वोल्टेज यानी 440 वोल्टेज दे रहा है। दोस्तों ये जो बॉक्स टाइप का दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम समझेंगे भाई ये क्या है, इसका काम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टी होती है ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की तीन मुख्य सेफ्टी होती हैं, ओटीआई, डब्ल्यूटीआई और बकहोल्ज रिले। ओटीआई यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, डब्ल्यूटीआई यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो दोस्तों दो सेफ्टी तो हमारी इसी बॉक्स के अंदर कवर होती है और इसको क्या कहते हैं हम, मार्शलिंग बॉक्स। तो दोस्तों आज हम आपको लाइव बताएंगे ओटीआई डब्ल्यूटीआई सेफ्टी के बारे में और ओटीआई डब्ल्यूटीआई की सेटिंग कैसे करते हैं वो सब लाइव बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारा लगा हुआ है लिमिट स्विच। अभी हमारा बल्ब नहीं है इसके अंदर। जब हमारा पैनल क्लोज होता है तो बल्ब हमारा बंद हो जाता है और जब पैनल हम खोलते हैं तो लिमिट स्विच हमारा बाहर आ जाता है, बल्ब जल जाता है। इस तरह से एनर्जी सेविंग होती है। थोड़ा इधर से दिखाइए दोस्तों, ये है हमारा ओटीआई मीटर। ओटीआई यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। समझ रहे हो आप लोग भी। दोस्तों इसमें ये जो हमारी ब्लैक नीडल है ये हमें ये दर्शाती है कि अभी हमारा ऑयल का टेम्परेचर कितना चल रहा है। ठीक है, ये जो हमारी रेड नीडल है ये हमें ये दर्शाती है कि भाई हाईएस्ट हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो कितना गया है, क्योंकि हम हमेशा तो यहां होते नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये जो नोब दिखाई दे रही है आपको, तो सबसे पहले हम सेटिंग की बात करेंगे। भाई ओटीआई और डब्ल्यूटीआई की सेट पॉइंट हम क्या रखते हैं और ओटीआई ज्यादा होता है या डब्ल्यूटीआई ज्यादा होता है। तो दोस्तों ओटीआई सेटिंग हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं और डब्ल्यूटीआई की सेटिंग हम 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। और इंटरव्यूअर आपको कुछ इस तरह से पूछेगा भाई ओटीआई टेम्परेचर अधिक होता है या डब्ल्यूटीआई, तो आपको कहना है डब्ल्यूटीआई हमेशा अधिक होता है। भाई जब हम ट्रांसफॉर्मर पर लोड डालेंगे तो पहले क्या हीट होगा,
वाइंडिंग, जब वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए ही हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब हम इसकी सेटिंग के बारे में समझेंगे, भाई इसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों टेस्टर की मदद से ये स्क्रू खोलकर हम, और यहाँ पर जो ये हमारी नोब है इसको हम सेट कर सकते हैं। OTI सेटिंग कितने पे रखना। सेम WTI का भी ब्लैक नीडल हमें दर्शाती है अभी हमारी वाइंडिंग का टेम्परेचर क्या है, और रेड नीडल हमें दर्शाती है कि हाईएस्ट हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना गया है। और ये इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है और ये स्पेस हीटर दिया हुआ है। भाई ये जो हमारा पैनल है सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में इसके अंदर जो भी वायरिंग है भाई मॉइस्चर ना आए। सर्दी के मौसम में और बारिश के मौसम में आपने देखा होगा बाहर RH की मात्रा अधिक हो जाती है। जानते हो आप लोग RH यानी कि रिलेटेड ह्यूमिडिटी। तो ये हमारा इस पे जो भी हम टेम्परेचर सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग थर्मोस्टेट हमारे कटअप की कमांड दे देगा, स्पेस हीटर उसी हिसाब से हमारा वर्क करेगा। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे, हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यूअर को सही से बता नहीं पाते हैं कि भाई ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या होता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में जो हम ऑयल यूज करते हैं उसको नेफ्था मिनरल ऑयल कहते हैं, वो हमारा इंसुलेटेड ऑयल होता है। आइए दोस्तों ये जो फिन्स दी हुई हैं इनका क्या वर्क होता है, इनके बारे में प्रॉपर लाइव समझेंगे। आप देख सकते हैं इधर भी ये फिन्स दी हुई हैं। दोस्तों जब हम ट्रांसफॉर्मर पर लोड डालेंगे तो हमारा ऑयल हीट होगा, और ऑयल हीट होगा तो ऑयल हमारा इन फिन्सों के अंदर सर्कुलेट होता है। इनको हम कूलिंग ट्यूब भी बोल सकते हैं या फिन्स भी बोल सकते हैं। और दोस्तों ये आर पार हैं, जो भी हमारी नेचुरल एयर होती है, जो प्राकृतिक एयर होती है, क्रॉस वेंटिलेशन के द्वारा इनमें जो ऑयल होता है वो हमारा ठंडा होता है। भाई जब हम घर से ऑफिस के लिए चलते हैं, मान लो हमको गिलास में चाय दे दी जाए और वो गर्म हो ज्यादा, हम बड़े बर्तन में करते हैं या फिर उस बर्तन को बॉकेट के अंदर रखते हैं ताकि पानी से ठंडा हो जाए। तो इसी प्रकार ये हमने फिन्स दी है, नेचुरल एयर से ये ऑयल हमारा ठंडा होता है। थोड़ा उधर ले आइए, इंडोर और आउटडोर के लिए। वेरी गुड। दोस्तों आज हम ये भी लाइव समझेंगे कि भाई ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर को क्या हम इंडोर लगा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों जो ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है इसका ऑयल नेचुरल एयर के द्वारा ही ठंडा होता है। इसको हम हमेशा आउटडोर एरिया में बाहर ही लगा सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के बारे में। इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से बोलता है, भाई ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को क्या बाहर लगा सकते हैं, खुले एरिया में लगा सकते हैं। तो दोस्तों नहीं। यदि इंटरव्यूअर आपसे जिद करता है कि मुझे ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को आउटर एरिया में ही लगाना है तो कैसे लगाएंगे। दोस्तों ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, वो वाइंडिंग बिल्कुल ओपन होती है। उस पर एक जो रेन की बूंद भी चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। हम ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को रेन प्रोटेक्टेड कवर लगाकर उसको भी आउटर एरिया में लगा सकते हैं, बट रेन प्रोटेक्टेड कवर लगाकर। रुको एक मिनट। दोस्तों ये जो गोल गोल पार्ट्स है इसके बारे में समझेंगे, भाई ये क्या है, इसका नाम क्या है। रोक लो थोड़ा। ये जो ऊपर जो क्या है, नहीं ये पूरा गोल गोल पार्ट क्या है। चलो कोई नहीं, मैं सर आज का दिन मेरा है, मैं समझा दूं। दोस्तों ये है हमारा कंजर्वेटर टैंक। इसको हम एक्सपेंशन टैंक भी बोल सकते हैं, और इसको हम कभी भी पूरा नहीं भरते हैं। भाई इसमें क्या है, हमारा जब ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो लोड पड़ेगा तो ऑयल हीट होगा, और हीट होने के बाद कोई भी चीज फैलती है तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मर के ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है। ये हमारा सीधा जो मेन टैंक है उससे कनेक्ट
होता है। इसको हम कभी भी पूरा नहीं भरते, आधा ही भरते हैं। इसे कंजर्वेटर या एक्सपेंशन टैंक बोलते हैं। इसमें ये जो घड़ी टाइप का लग रहा है, इसको बोलते हैं हम MOG। MOG यानी कि मैग्नेटिक ऑयल गेज। भाई इसके द्वारा हमें यह पता चल सकता है कि हमारे जो कंजर्वेटर में ऑयल का लेवल है वो कितना। जैसे अभी आप देख सकते हैं आधा, 1/2 हमें पता चल रहा है। ठीक इसी प्रकार इसके जो अपोजिट साइड में जो ऑयल सूचक है वो नॉर्मली ऑयल सूचक है, उसके द्वारा भी गिलास से हमें क्लियर दिखाई दे जाएगा भाई ऑयल का लेवल क्या है। तो उधर जो है वो ऑयल सूचक है और ये क्या है, MOG मैग्नेटिक ऑयल गेज। दोस्तों इसके ये जो पार्ट है भाई इसका नाम क्या है, इसके अंदर क्या मटेरियल भरा हुआ है, इसका वर्क क्या है। तो दोस्तों ये जो पूरा पार्ट्स है हमारा, ये है ब्रीदर। और ब्रीदर का मतलब क्या होता है भाई, सांस लेना। जैसे हमारी नाक होती है ऐसे ये ट्रांसफार्मर की क्या है, नाक। भाई ट्रांसफार्मर किस कंडीशन में सांस लेगा पता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या है, जब हमारा लोड पड़ेगा तो ऑयल फैलेगा और जब हमारा धीरे धीरे लोड डाउन होगा तो ऑयल धीरे धीरे सिकुड़ेगा, डाउन होगा लेवल। तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर हमारा यहां से सांस लेता है। दोस्तों वैक्यूम बाहर निकली हुई है, वो दोबारा जब ये डाउन होगा, ऑयल डाउन होगा तो वो वापस इनहेल करेगा। तो इनहेल की कंडीशन में जो हमारे एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर है वो इसमें एंटर ना कर जाए, इसकी दोस्तों अब हम ये जानेंगे भाई इसके नीचे जो ये, थोड़ा आगे दिखाओ, इसके नीचे जो ये डब्बी लगी हुई है इसमें कौन सा ऑयल भरते हैं, इसका लाभ क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर भी नेफ्था मिनरल ऑयल ही भरा होता है और इसका काम क्या है भाई, ये एक तरह का फिल्टर है। जब हम किसी डस्टफुल एरिया से जाते हैं तो हमारी नाक के अंदर धूल जाती है और नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो डस्ट को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है वो हमारे जो ऑक्सीजन के साथ डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको ट्रांसफार्मर में अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, फिल्टर का काम करता है ऑक्सीजन को। अब हम जानेंगे भाई ब्रीदर के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है ये क्या मटेरियल है। जब ये अच्छी कंडीशन का होता है तब किस कलर का होता है, जब ये नमी सोख जाता है तब किस कलर का होता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो है सिलिका जेल। बोलो भाई आप भी, सिलिका जेल। जब ये अच्छी कंडीशन का होता है तो ब्लू कलर का होता है, जैसा अभी दिखाई दे रहा ब्लू कलर का। और जब ये नमी सोख जाता है तो पिंक कलर का हो जाता है। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं या इसको हीटिंग देकर भी इसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको रिप्लेस ही, वेरी गुड, रिप्लेस ही करें। थोड़ा आगे हमारे बहुत सारे साथी बकौल रिले के बारे में इंटरव्यूअर को सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं बकौल रिले के बारे में भी प्रॉपर बताऊंगा भाई बकौल रिले है क्या, कहाँ लगी होती है और कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों जो मेन टैंक है हमारा, मेन टैंक से जो लाइन आई है और जो कंजर्वेटर के लिए लाइन गई है उसके मिड सेंटर में हमारी बकौल रिले लगी होती है, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं। अब हम बकौल रिले के वर्क के बारे में या इंटरनल संरचना के बारे में बात करें तो दोस्तों बकौल रिले के अंदर 2 फ्लोट होते हैं। फ्लोट ए, इनके मन में एक डाउट आ रहा है कि ये जो है कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में ही क्यों लगा होता है, ऐसे क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करेंगे। दोस्तों हमारे एक साथी का क्वेश्चन है कि भाई बकौल रिले को मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में ही क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों जब हमारे ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा या किसी इंटरनल फॉल्ट के कारण ऑयल हमारा बहुत तेजी से हीट होगा तो हीट होने के बाद ऑयल के अंदर एक गैस बनेगी, एक वेपर बनेगा और उसी से ये हमारी बकौल रिले ऑपरेट होती है। इसीलिए इसको हम इसके बीच में लगाते हैं। दूसरा रीजन दोस्तों, कंजर्वेटर ही हमारा एक्सपेंशन टैंक होता है जो ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है। भाई कंजर्वेटर के बीच में नहीं लगाएंगे तो इस तरह से तो बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होगा। कंजर्वेटर एक्सपेंशन का कार्य करता, वो ऑयल को फैलने के लिए
स्थान देता। क्लियर? एक चीज है इसमें, हाँ जी, ये इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है? एक मिनट, थोड़ा क्लियर इसका टॉपिक कर दूं। अब हम बकौल रिले के अंदर की बात करें, फ्लोट ए फ्लोट बी, दो मरकरी स्विच होते हैं। जैसे ही हमारा लोड पड़ता, ऑयल हीट होता है या कोई इंटरनल फॉल्ट हो, तो उसके कारण जब ऑयल में वेपर बनता है, गैस बनती है, उसी वो क्या करता है, गैस हमारे फ्लोट को स्केट करती है। स्केट का मतलब क्या होता है, खरोंच। तो उससे ही हमारा ये क्या होता है, एनसी से एनओ हो जाता है और कभी भी ट्रांसफॉर्मर ट्रिप नहीं करता है। भाई ट्रिप क्या करेगा, ब्रेकर। हमने SF6 या BCB जो भी लगाया, हमारा ब्रेकर ही ट्रिप करेगा। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे, इसके ऊपर थोड़ा आगे लाइए, बकौल रिले के बारे में और थोड़ा डीपली बता दूं। दोस्तों इसमें ये जो गिलास दिया हुआ है, इस गिलास में हमें कलर कोडिंग भी दी हुई है, रेड कलर और ग्रीन कलर, और इस पर 100 से लेकर 300 तक नंबरिंग दी हुई है। और ये मे भी 200 तक हमारा अच्छी कंडीशन होती है, 200 तक कोई ट्रिप नहीं होगा। और 200 से जैसे ही ये क्या दिखाया, गैस के बारे में दिखाया। भाई इतनी क्वांटिटी में यदि हमारा गैस का प्रेशर इसमें आ जाएगा तो ये बकौल रिले ट्रिप कर जाएगी। थोड़ा ध्यान से ध्यान मान लो आप लोग भी। गिलास दिया है इसमें, लो मैं दिखाऊं, ये है। इससे भी हमें पता चलता है कि भाई ये कहा, अभी हम देख सकते हैं 175 पे जाके हमारा रेड इंडिकेशन दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे भाई PRB, थोड़ा पीछे हो जाइए भाई। PRB क्या होता है, PRB यानी कि प्रेशर रिलीफ वाल्व। दोस्तों ये जो हमारे इसके ऊपर जो वाल्व दिए हुए हैं, थोड़ा आगे से दिखा दो, ये जो वाल्व दिए हुए हैं इन्हीं को हम PRB कहते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व। सर थोड़ा आगे को आ जाइए। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे OLTC के बारे में। थोड़ा इधर हो जाइए, जो सभी साथी आ जाएं। भाई OLTC है क्या, OLTC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों OLTC की फुल फॉर्म होती है ऑन लोड टैप चेंजर। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे भाई ये OLTC वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों हमारे LT पैनल में RTCC पैनल लगा होता है, और RTCC की फुल फॉर्म होती है रिमोट टेप चेंज कंट्रोलर। RTCC के अंदर हमारा ABR लगा होता है, और जो भी हमारा सेट पॉइंट होता उसी के अकॉर्डिंग ABR हमारा OLTC को कमांड देता है, और ऑटोमेटिकली OLTC हमारा यहां से ट्रांसफॉर्मर की टैप को चेंज करता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे, हमारे बहुत सारे साथियों से यह पूछा जाता है इंटरव्यू में, भाई OLTC को हम प्राइमरी साइड में लगाते हैं या सेकेंडरी साइड में लगाते हैं? तो दोस्तों OLTC को हमेशा प्राइमरी साइड में ही लगाया जाता है। प्राइमरी साइड में क्यों लगाया जाता है? दोस्तों प्राइमरी साइड में हमारी HT सप्लाई होती है, और HT और LT के यदि हम डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों HT में वोल्टेज अधिक होते हैं और एम्पियर कम होते हैं, और LT में वोल्टेज कम होते हैं और एम्पियर ज्यादा होते हैं। इसलिए ये हमारा प्राइमरी साइड को ही कंट्रोल करता है। जब हमारे प्राइमरी साइड के वोल्टेज कंट्रोल हो जाएंगे तो सेकेंडरी साइड में तो ऑटोमेटिकली हम टैप रेज करेंगे या लोअर करेंगे, तो हमारे सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली वोल्टेज कम ज्यादा जो भी हम चाहेंगे वो मिलेंगे। अब हम इसके इंटरनल अंदर के बारे में समझेंगे। भाई इससे हम मैन्युअली टैप कैसे चेंज करते हैं, या हम पुश बटन के द्वारा कैसे टैपिंग चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं लोअर और रेज। लोअर का मतलब घटाना, रेज का मतलब बढ़ाना। भाई सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम सेलेक्टर स्विच को रेज की तरफ पुश करेंगे तो हमारी ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग बढ़ेगी, और लोअर की तरफ करेंगे तो टैपिंग हमारी घटेगी। आइए दोस्तों, ये जो सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है इस पे लिख रहा है लोकल और रिमोट। तो भाई अभी हम क्या इसे ऑटोमेटिकली चला रहे हैं, तो ये हमारा सेलेक्ट रिमोट पे है। अब हम टैपिंग की बात करें, भाई अभी करंट में हमारे ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग क्या है, तो दोस्तों 1 नंबर पे ये जो हमारा नोब दिखा रखी है ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग 1 नंबर पे है। अब हम इसकी बात करते हैं, भाई ये है इसमें हैंडल।
और इस हैंडल में भी आप देख सकते हैं ये बीच में रॉड दी हुई है, और इस हैंडल को हम इस पर यहाँ पर लगाते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यदि हम इधर करेंगे, थोड़ा इधर दिखाइए, तो इधर हमारी टेप रेज होगी और इधर करेंगे तो टेप घटेगी। हैंडल के द्वारा भी हम इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। और ये हमारा अंदर स्पेस हीटर दिया हुआ है, थर्मोस्टेट दिया हुआ है, इसके अंदर भी हमारा जो, तो ये हो गया OLTC का। ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है? तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं। भाई ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन डेल्टा में होते हैं और सेकेंडरी के कनेक्शन स्टार में होते हैं। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे, क्या आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल कहां से निकलता है? तो दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग से ही हमारा न्यूट्रल। दोस्तों ये जो ट्रांसफॉर्मर में ऊपर की तरफ पाइप जा रही है, देख रहे हो आप लोग, उठा हुआ पाइप है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है? तो दोस्तों ये है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट को हम इमरजेंसी प्रेशर रिलीज वाल्व भी कह सकते हैं। इसके कार्य के बारे में बात करें भाई, ये क्या कार्य करता है? तो दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर बहुत ही अधिक कोई प्रेशर रिलीज हो, कोई इंटरनल फॉल्ट हो, तो एक्सप्लोजन वेंट में एक डायफ्राम लगा हुआ है, जहां पर ये फ्लैंच है, गिलास का एक डायफ्राम लगा हुआ। भाई गिलास का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। भाई लोहे के अकॉर्डिंग गिलास का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो जब हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई प्रेशर रिलीज होगा किसी फॉल्ट के कारण या कैसे भी, तो वो हमारे इसके एक्सप्लोजन वेंट के डायफ्राम को तोड़कर ऑयल हमारे ट्रांसफॉर्मर का बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमारा ट्रांसफॉर्मर फटने से बच जाता है। भाई आपने देखा होगा कई जगह ट्रांसफॉर्मर से ऑयल निकलता हुआ, है ना? लोकल कॉलोनी में देखा होगा, वहां पे हाँ ओपन में रखा हुआ होता है और वहां पर ब्लास्ट होते भी देखा होगा। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे, हमारे बहुत सारे साथी भाई ये नहीं जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन क्या होता है या हम कब करते हैं। तो दोस्तों डिहाइड्रेशन की एक मशीन होती है, उसके द्वारा हम डिहाइड्रेशन करते हैं। और डिहाइड्रेशन करते कब हैं? या तो हम 1 वर्ष के अंदर डिहाइड्रेशन करते हैं, या सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में डिहाइड्रेशन करते हैं। भाई डिहाइड्रेशन के दौरान होता क्या है? दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये हमारी फ्लैंच दी हुई है, इस फ्लैंच को खोला जाएगा और एक हमारे बॉटम से डेड पॉइंट खोला जाएगा, जो हमारे बॉटम में कोई डेड पॉइंट दिया होगा। भाई डिहाइड्रेशन मशीन के लिए हम एक बॉटम से सक्शन देंगे, इनपुट ऑयल की इनपुट, और डिहाइड्रेशन मशीन के अंदर हीटर होते हैं, तो ऑयल को हम हीटिंग देते हैं ताकि उसका जो इंसुलेशन गुण है वो अच्छा रहे। भाई नमी की जो मात्रा है वो खत्म हो जाए। और यहां पर हम आउटपुट रखेंगे। चाहे तो हम कंजर्वेटर के ऊपर जो हमने वो फ्लैंच दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बॉटम से सक्शन लेंगे और डिस्चार्ज हम कंजर्वेटर के हेड पे दे देंगे। तो इस तरह से ये डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है काफी लंबा प्रोसेस है, कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं। 7-8 घंटे में हमारे ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन होता है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे, हमारे बहुत सारे साथी बीडीबी टेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं। भाई बीडीबी टेस्ट होता क्या है? तो दोस्तों बीडीबी टेस्ट, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होने के बाद हम उसका सैंपल लेंगे और बीडीबी टेस्ट यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, ये जो हमारा 33 केवी का ट्रांसफॉर्मर है, इसमें 33 केवी सप्लाई आ रही है और बीडीबी टेस्ट के दौरान हम उसमें 66 केवी तक की सप्लाई देकर ये चेक करेंगे भाई ये कितने पर ट्रिप करता है। इंसुलेशन गुण देखेंगे, ऑयल का इंसुलेशन गुण कैसा है, कोई नमी की मात्रा तो नहीं है। थोड़ा उधर हो जाइए आप।
तो दोस्तों भाई मूवमेंट घुमा लो अब तो, या और कुछ चीज। हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने अर्थिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों लोकल इलेक्ट्रिसिटी रूल्स या इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर और जेन सेट के लिए 4 अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। 2 नोज बॉडी अर्थ, 2 नोज न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल ग्राउंडिंग भी बोल सकते हैं भाई। 2 बॉडी अर्थिंग, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये देख सकते हैं आप, एक बॉडी अर्थिंग ये दी है, ये बॉडी अर्थिंग दी है। दूसरी बॉडी अर्थिंग उधर दिखा दीजिए, वहां से दी हुई है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे भाई इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से कहेगा कि भाई 2 बॉडी अर्थ क्यों दिए और 2 न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्यों दिए, एक दे सकते हैं क्या, ऐसा क्यों, 2 क्यों दिए। तो दोस्तों ये जो हमारी अर्थिंग स्ट्रिप है भाई ये बोल्ट के द्वारा कनेक्ट है हमारी, या बेल्डिंग के द्वारा कनेक्ट है। इन केस हमारे बोल्ट टूट जाए या बेल्डिंग हट जाए तो हमारी सेफ्टी खत्म हो जाएगी, है ना। अब हम तो इसीलिए हम 2 अर्थिंग देना जरूरी है। अब हम जानेंगे भाई अर्थिंग किसको प्रोटेक्ट करता है, अर्थिंग प्रोटेक्ट किसे करता है। तो दोस्तों अर्थिंग ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है भाई। इस ट्रांसफॉर्मर में कोई लाइव वायर या कैसे भी करंट आ जाए और मैं इस पे हाथ टच करूं तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है भाई। कैसे प्रोटेक्शन देता है, देखो दोस्तों जो हमारी अर्थिंग होती है, अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू किससे चेक करते हैं, ओम से। दोस्तों अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू हम मेगर या डिजिटल अर्थ टेस्टर द्वारा चेक करते हैं। कितनी होनी चाहिए रेजिस्टेंस वैल्यू, 1 ओम। भाई हमारे ट्रांसफॉर्मर या जेन सेट की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 1 ओम से अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे चेक करते हैं, डिजिटल अर्थ टेस्टर या मेगर के द्वारा। और भाई हम इसमें करंट होने के बाद भी या कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे फ्रिज हो चाहे वॉशिंग मशीन हो, और अर्थिंग का लाभ क्या है भाई, उसके अंदर करंट है भी तो हमको क्यों नहीं लगता भाई। वीक पॉइंट क्या है, 1 ओम। अर्थिंग क्या है, 1 ओम। और इंसान के शरीर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो 1000 ओम होती है। तो भाई करंट कहां पास होगा, वीक पॉइंट क्या है, अर्थिंग, अर्थिंग में जाएगा तो उसमें करंट होने के बाद भी हमें नहीं लगता है। इधर लाइए, फ्लो करने का शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो वही। दोस्तों अब हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग करना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों हमारी इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट होते हैं या तो भाई 3 फेस इक्विपमेंट होते हैं या सिंगल फेस इक्विपमेंट होते हैं। तो दोस्तों जो सिंगल फेस इक्विपमेंट होते हैं भाई उनके लिए हमें 1 फेस और 1 न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। और इन केस हमारे न्यूट्रल के अंदर भी वोल्टेज चले जाए तो क्या होगा भाई, जो भी हमारा सिंगल फेस का इक्विपमेंट है वो लाइन टू लाइन होकर फूक जाएगा। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग किसको प्रोटेक्ट कर रही है, इक्विपमेंट को। बॉडी अर्थिंग किसको प्रोटेक्ट कर रही है, ह्यूमन को, ठीक है। तो इसलिए हम न्यूट्रल को ग्राउंडिंग करते हैं। और सेम न्यूट्रल के लिए भी हम 2 अर्थिंग रखते हैं भाई, ये हमें एडवांस प्रोटेक्शन देता है। यदि आप घर से चलो, आपके पास एक बाइक है और एक बाइक आपकी खराब हो जाए तो फिर आप लाचार हो जाओगे वापिस आने के लिए। तो इसीलिए स्टैंड बाई, सेफ्टी की पर्पज से। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा इंटरव्यू से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मर के इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी के बारे में प्रॉपर लाइव बताया है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद, जय भारत।